So simple tutorial. Good morning students. Welcome to SST So Simple Tutorial. हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ा। हमने ये भी देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के काम करने का तरीका क्या था, वगैरह वगैरह। आज हम लोग पढ़ेंगे गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे का दर्शन क्या है, उसकी फिलॉसफी क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो ढेरों प्रोविजंस हैं, ढेरों चीज़ें दी हुई है ना, क्या होंगे, वो कैसे काम करेंगे, वगैरह वगैरह। पर उन चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन में डालने के लिए प्रेरणा किन बातों से मिली, जिन बातों से मिली वही तो फिलॉसफी है। समझ में आ रही है बात? तो फिलॉसफी का मतलब उन आदर्शों, आइडियल से है जिनसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर हुआ या कहें मोटिवेट हुआ, और उन पॉलिसीज से है जिन पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बेस्ड है। इस फिलॉसफी को बच्चों हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला तो ऐसे, बाय रीडिंग द व्यूज ऑफ सम ऑफ आवर मेजर लीडर्स ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो बड़े लीडर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उनके व्यूज क्या थे, हम उनकी बातों को पढ़कर समझ सकते हैं। और दूसरा, बाय रीडिंग व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट्स ओन फिलॉसफी। मतलब यह पढ़कर कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्वयं अपनी फिलॉसफी के बारे में क्या कहता है। आज हम लोग पहले वाले पार्ट को देखेंगे, हमारे 2-3 लीडर्स के व्यूज देखेंगे, ठीक है बच्चों। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लगभग सभी बड़े लीडर्स थे। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर और भी बहुत से। इनमें से कुछ को आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। वहाँ पर उनकी छोटी छोटी फोटोज लगी हैं और उनके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, जिन्हें आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से अक्सर 1 मार्क क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पर इनमें कहीं महात्मा गांधी दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या वे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे? तो बच्चों, ही वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके फॉलोअर्स, उनके विचारों को मानने वाले असेंबली में मौजूद थे। गांधी जी का भारत कैसा हो, वे कैसे भारत का सपना देखते थे, ये समझने के लिए चलिए देखते हैं 1931 में उन्होंने अपनी मैगजीन यंग इंडिया में क्या लिखा। आप सभी इसे बॉक्स में देखें। I shall strive for a constitution which will release India from all thraldom and patronage. Thraldom means the state of being enslaved or bondage. वे कह रहे हैं कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice. मतलब मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सभी गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। An India in which there shall be no high class and low class of people. ऐसा भारत जिसमें लोगों का हाई क्लास और लो क्लास में बंटवारा न रहे। An India in which all communities shall live in perfect harmony. ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय पूरे मेल जोल के साथ रहें। There can be no room in such an India for the curse of untouchability or the curse of the intoxicating drinks and drugs. ऐसे भारत में छुआछूत, शराब और नशीली चीज़ों के लिए जगह न हो। Women will enjoy the same rights as men. I shall be satisfied with nothing else. जहाँ महिलाओं को भी पुरुषों जैसे अधिकार हों, मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं हूँगा। तो ये थे गांधी जी के विचार, जहाँ वे ऊंच नीच की बराबरी, महिलाओं को बराबरी का हक, छुआछूत से मुक्ति, शराबबंदी और नशेबंदी की बात कह रहे हैं। आइए अब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बात करें। बच्चों,
डॉक्टर अंबेडकर ने बचपन से ही बहुत भेदभाव देखा था, सहा था। यही वजह रही होगी कि उनके मन में भेदभाव मुक्त भारत का सपना था। इनइक्वालिटीज कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे। वे अक्सर गांधी जी के नज़रिए को क्रिटिसाइज करते थे। चलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिए गए उनके अंतिम स्पीच को देखते हैं। On the 26th of January 1950, we are going to enter a life of contradictions. In politics, we will have equality, and in social and economic life, we will have inequality. Contradiction का मतलब विरोधाभास। वे कह रहे हैं कि 26 जनवरी को हम विरोधाभास से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। पॉलिटिकल मैटर्स में तो यहाँ इक्वालिटी होगी, पर सोशल और इकोनॉमिक लाइफ इनइक्वालिटीज से भरा होगा। In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote and one vote, one value. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. पॉलिटिक्स में हम वन मैन वन वोट और वन वोट वन वैल्यू को तो मानेंगे, पर अपने सोशल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ में हम अपने सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के कारण इस प्रिंसिपल को नकारते रहेंगे। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस? हम इस विरोधाभास भरे जीवन को कितने समय तक जीते रहेंगे? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? हम अपने सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में कब तक इक्वालिटी को नकारते रहेंगे? वे आगे कहते हैं, If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. यदि यह नकारना लंबे समय तक चला तो हम अपने डेमोक्रेसी को ही खतरे में डालेंगे। कितने दूरदर्शी थे वे, उनकी फोरसाइटेडनेस देखिए, क्या गलत कह रहे थे वे। आज 70 साल बाद सोशल इक्वालिटी तो बहुत हद तक आ गया, पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वो तो आज भी मौजूद है ना। आई होप आपको ये स्पीच समझ आ रहा होगा। अब जरा नेहरू जी क्या कह रहे हैं ये देख लेते हैं। ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पंडित नेहरू का एक फेमस स्पीच है, जिसे ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। ये स्पीच उन्होंने 14 और 15 अगस्त 1947 के मिडनाइट के समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिया था। ट्रिस्ट का मतलब होता है मिलने का वादा, एन अपॉइंटमेंट फॉर मीटिंग। डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य या नियति। वे कहते हैं, लॉन्ग ईयर्स एगो वी मेड ए ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। वर्षों पहले हमने नियति को मिलने का एक वादा किया था, वचन दिया था। एंड नाउ the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं, पूरी तरह ना सही पर कुछ हद तक तो निभाएं। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आधी रात को जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। यह एक लंबा स्पीच है, इसे आप आराम से पढ़िए। मैं कुछ सेंटेंसेस चुन चुन कर पढ़ देता हूँ। द फ्यूचर इज नॉट वन ऑफ ईज और रेस्टिंग बट ऑफ इनसेसेंट स्ट्राइविंग। वे कह रहे हैं यह समय आराम करने या चैन से बैठने का नहीं है, बल्कि लगातार प्रयास करने का है। The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty, ignorance, disease and inequality of opportunity. भारत की सेवा का मतलब लाखों पीड़ित लोगों की सेवा करना है। मतलब गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना होगा। इसके आगे वे कहते हैं कि हर आंखों से एक एक आंसू पोंछे जाएं, और जब तक पीड़ितों के आंसू खत्म नहीं हो जाते तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। तो बच्चों, ये थे हमारे कुछ ग्रेट लीडर्स के विचार। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो आज का क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं।
Time for probable questions now. 1. What was Young India? 2. Who gave the historical speech Tryst with Destiny and when? अब आप एक बार बुक रीडिंग करिए. नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट पार्ट प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे. तब तक हैप्पी रीडिंग एंड हैव ए नाइस डे अहेड. थैंक यू.